हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से अपन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड अपन लोगों का ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें अपन लोग बात करेंगे एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। इट मींस एक तरीके से अपन बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पर अपन लोग बात करेंगे, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, और साथ ही साथ अपन लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इट मींस अपवर्तन के नियम पर क्या करेंगे, अपन लोग बात करेंगे। ठीक, अब नॉर्मली जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ये एक तरीके से लाइट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे पहले भी अपन लोग लाइट की प्रॉपर्टीज पर बात कर चुके हैं। जैसे कि आप सबको पता होता है कि लाइट जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में क्या करता है, मूव करता है, ट्रेवल करता है। ठीक, अपन सबको पता होता है कि जो सेकंड प्रॉपर्टी अपन लोगों के पास है, वो अपन लोगों के पास एक तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें अपन लोग देख के आए थे कि आपतन कोण हमेशा बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। एंगल आई हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल आर के। इसी तरीके से जो थर्ड प्रॉपर्टी अपन लोगों के पास है वो है एक तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मैं बात करूं तो आप लोग सब पढ़ के भी आ चुके होते हैं, ठीक है ना, अपनी पहली क्लासेस में, बट डिटेल में नहीं पढ़ के आते हैं। अब अपन यहाँ पे डिटेल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it passes from one medium to another medium with different optical density। आई बात में आप लोगों को, तो एक तरीके से जो रिफ्रैक्शन है वो क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है, ठीक है ना। एक तरीके से क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है, मतलब किसी भी लाइट का बेंड होना है, लेकिन कब, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इट मींस जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक, विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब आप देखें यहां पर एक नई टर्म यूज हुई, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक, अभी तक जो अपन लोग डेंसिटी डिस्कस करके आ चुके थे, बहुत ध्यान से देखना नॉर्मली, अभी तक जो अपन लोग डेंसिटी डिस्कस करके आ चुके थे, या तो अपन उसको सिंपल डेंसिटी बोलते थे या फिर अपन बोलते थे मास डेंसिटी, इट मींस घनत्व, और उसको अपन डिफाइन करते थे एक तरीके से रो से, और उसको अपन किस तरीके से लिखते थे, m अपॉन में v लिखते थे, क्या लिखते थे। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते थे कि जो डेंसिटी होती है वो बताती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एकांक आयतन पर कितना द्रव्यमान है। अगर सपोज एकांक आयतन पर द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो वो वाला निकाय, वो सिस्टम उतना ही ज्यादा सघन होगा कि नहीं होगा, उतना ही ज्यादा आप लोगों के पास ठोस होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज एकांक आयतन पर अगर द्रव्यमान कम होता है, अगर यूनिट वॉल्यूम पर मास कम होता है, तो वो मीडियम थोड़ा सा एक तरीके से मैं बात करूं तो रेयर हो जाता है, इट मींस लिक्विड हो जाता है। और अगर सपोज यूनिट वॉल्यूम पर जो मास है वो बहुत कम हो जाता है, तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं जाता है। तो यहां पर जो डेंसिटी है, ये मास डेंसिटी, या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जिसको अपन लोग डेंसिटी ही बोलते थे, क्या बोलते थे, डेंसिटी। ये वाली डेंसिटी और ये वाली डेंसिटी बिल्कुल अलग है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये जो मास डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम पे क्या होती है, डिफाइन होती है, कि जितना ज्यादा यूनिट वॉल्यूम पे जितना ज्यादा मास, वो उतना ही ज्यादा ठोस, और जैसे जैसे कम होता जाएगा तो ठोस, इट में सॉलिड, लिक्विड, और लास्ट में क्या होता है अपन लोगों के पास, गैसेस होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है कि सपोज जो लाइट है वो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अब मीडियम कैसे, जैसे कि सपोज एयर से वाटर में, एयर से ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, एंड एयर टू डायमंड, या फिर वाटर टू ग्लास, ठीक, या फिर वाटर टू डायमंड। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे लाइट ट्रेवल करती है, जाती है, तो फैक्टर लाइट के पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और जैसे वो अपना मीडियम चेंज करती है, तो बहुत से मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसको बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस मीडियम में जाने के लिए। और जब बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। इट मींस जहां पर लाइट का वेलोसिटी कम है, वो मीडियम उस लाइट के लिए ऑप्टिकली डेंसर होगा। आई बात में, तो मैं यहां पे लिखता हूं मीडियम, बहुत ध्यान से देखना, मीडियम इन विच
लाइट ट्रेवल्स स्लोअर। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जिस मीडियम में लाइट जो बहुत धीमे ट्रेवल करता है, तो ऐसी कंडीशन पे वो मीडियम उस लाइट के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा। आई बस में, लेकिन एक ऐसा मीडियम है जिसमें से लाइट इजीली पास हो गई, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर। तो ऐसी कंडीशन पे वो मीडियम उसके लिए, उस लाइट के लिए क्या होगा, एक तरीके से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, ये एक तरीके से लाइट की टर्म में डिफाइन होती है कि अगर सपोज लाइट को उस मीडियम में जाने के लिए या उस मीडियम में से पास होने के लिए अगर मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो मीडियम उस लाइट के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा मीडियम है जिसमें से लाइट थ्रू आउट पास हो गई एकदम से, तो फैक्ट है वो मीडियम उस लाइट के लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो जाएगा। अगर इसमें डेंसर का मतलब होता है सघन और रेयरर का मतलब होता है आप लोगों के पास विरल। इट मींस अगर लाइट की वेलोसिटी कम हो रही है तो वो सघन माध्यम होगा, और अगर लाइट की वेलोसिटी बिना किसी टेंशन के लाइट पास हो गई तो वो मीडियम उसके लिए क्या बन जाएगा, विरल माध्यम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फैक्ट है, अब आप बहुत ध्यान से देखना कि ऑप्टिकली डेंसिटी, इट मींस अगर लाइट मीडियम चेंज कर रही है तो फैक्ट है मीडियम चेंज करने पर लाइट का स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लाइट का स्पीड चेंज होने की वजह से ही अपन लोग क्या देखते हैं कि जो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना आता है वो आप लोगों के सामने आ जाता है। इट मींस क्या हो जाती है, लाइट की बेंडिंग हो जाती है। इट मींस मैं यहां पे सिंपल सी बात कर सकता हूं कि जो रिफ्रैक्शन है वो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करने पर जो लाइट की स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। इट मींस जो लाइट का बैंड होना होता है वो इसलिए होना होता है कि जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट का स्पीड चेंज होने की वजह से ही लाइट क्या करती है, नॉर्मली अपने पाथ को चेंज करती है। और वो पाथ को क्यों चेंज कर रही है, क्यों बेंड हो रही है, क्योंकि वहां पर लाइट का स्पीड क्या हो गया, आप लोगों के पास चेंज हो गया। और यही रीजन होता है, अभी अपन डिस्कस करेंगे, और यही रीजन होता है कि स्पीड चेंज होने की वजह से ही लाइट या तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। इट मींस अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो इस तरीके से नॉर्मली अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जो रिफ्रैक्शन होता है, अब रिफ्रैक्शन की जब भी बात करेंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। मास डेंसिटी बताती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी बताती है कि अगर कोई लाइट उसमें से पास होगी तो जितना जल्दी पास होगी वो मीडियम उसके लिए उतना ही रेयर हो गया, और जितना मुश्किल से पास होगी वो मीडियम उसके लिए उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। लेकिन फैक्ट है कि अगर मुझे ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करना है, ठीक, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयर है। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब अपन बात करते हैं टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी को अपन किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने का एक सिंपल प्रोसेस है, और ठीक एक सिंपल टर्म के थ्रू अपन ऑप्टिकल डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और वो अपन लोगों के पास सिंपल टर्म होती है, आप लोगों के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो होती है आप लोगों के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अपवर्तनांक, और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, या फिर अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, speed of light in medium. It means n equal to c upon में v। ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसके थ्रू अपन ऑप्टिकल डेंसिटी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं।
इसको सिंपल इस तरीके से डिफाइन करते हैं अपन। आप सबको पता होता है डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है। अगर मेरे को किसी भी सिस्टम की डेंसिटी निकालनी है तो मैं जब भी मैं डेंसिटी कैलकुलेट करता था, या अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मैं रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करता था, तो मैं क्या लिखता था, डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो मैं किसी भी मीडियम की डेंसिटी हमेशा किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करता हूं, वाटर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करता हूं कि नहीं करता हूं। मैं किसको आइडियल लेके चलता हूं, हमेशा वाटर को आइडियल लेके चलता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे मैं रिलेटिव डेंसिटी, अब इस वाटर की डेंसिटी से मैं किसी भी मीडियम की डेंसिटी क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। इसी तरीके से जब मैं बात करता हूं किसके लिए, जब मैं बात करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों के पास होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो फैक्ट है कि अब जो लाइट है वो वैक्यूम से किसमें एंटर कर रही है, मीडियम में एंटर कर रही है। और आप सबको पता होता है कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, सी। प्रकाश का जो चाल होती है निर्वात में वो कितनी होती है, सी। और आप सबको पता था सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू, इधर लिख देता हूं मैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा तो पॉसिबल है ही। तो फैक्ट है कि अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, तो फैक्ट है जो वैक्यूम है वो तो सबसे ज्यादा रेयर है। और जैसे ही लाइट इस मीडियम वैक्यूम से किस में आती है, किसी मीडियम में एंटर करेगी, तो फैक्ट है उसकी जो स्पीड है उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा। तो ऐसी कंडीशन पर जब भी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करता हूं, हमेशा वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ही क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। और जो ये वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, स्पीड होगी किसमें, मीडियम में। तो ऐसी कंडीशन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, C अपॉन में V। अब आपको ध्यान से देखना, जो C है ये तो कांस्टेंट है, इसको तो चेंज कर नहीं सकते, ये तो आपके पास वैक्यूम में एक बार जो फिक्स हो गया। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं बात करता हूं तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इट मींस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके 1 अपॉन में v के। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आप देखो उस मीडियम में वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। और फैक्ट है कि वेलोसिटी जितनी कम होगी इट मींस वो मीडियम उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली क्या होगा, आप लोगों के पास डेंस होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में आप लोगों को। और अगर सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो फैक्ट है उस मीडियम में वेलोसिटी क्या है, आप लोगों के पास ज्यादा है। तो इट मींस वो वाला मीडियम आप लोगों के पास उतना ही ऑप्टिकली रेयर होगा कि नहीं होगा। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू अपन डिफाइन कर सकते हैं किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी, कि अगर लाइट को ट्रेवल होने में बहुत मुश्किल हो रही है इट मींस वो ऑप्टिकली डेंस मीडियम है। लेकिन अगर लाइट को ट्रेवल होने में किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं है, एकदम से पास हो गई, तो वो मीडियम उस लाइट के लिए उतना ही क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयर हो जाएगा। तो एक तरीके से जो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये कंपैरिजन किस के बीच में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये वाली वैल्यू तो मुझे हमेशा पता है ना, तो फैक्ट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर मैं इजीली क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, उस मीडियम में उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूं लाइट की, और साथ ही साथ उस मीडियम का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक भी क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर तो वैक्यूम है और यहां पर आप लोगों के पास क्या है, एयर है, ठीक है ना। फैक्ट है कि जो एयर है वो एक तरीके से वैक्यूम के रेस्पेक्ट में थोड़ी डेंसर है। तो फैक्ट है यहां पर स्पीड, अगर सपोज लाइट इधर से इधर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, एक लाइट रे वैक्यूम से एयर में जा रही है, तो फैक्ट है कि अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर स्पीड कितना है, c, और यहां पर स्पीड कितना है आप लोगों के पास, v, मैं इसको va बोल देता हूं, वेलोसिटी या स्पीड इन एयर, ठीक है ना, हवा में चाल। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि आप बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो फैक्ट है रे कहां से कहां पर आ रही है, वैक्यूम से एयर में आ रही है। अब मुझे पता है कि वैक्यूम तो क्या होता है, जिसमें कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते, कुछ भी नहीं होता उसमें। अब एयर में एंटर कर रही है, तो फैक्ट है कि रे इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर कर रही है, किसमें, वैक्यूम से, निर्वात से हवा में आ रही है। तो मैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, हमेशा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा। किसका कैलकुलेट करूंगा, एयर का। किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, C अपॉन में VA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देख रहे हैं कि अपन लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से एयर में जो स्पीड थी उसको अपन ने कंपेयर करा किससे? वैक्यूम में जो स्पीड थी। तो ऐसी कंडीशन पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा? एयर का। आई बात में? अगर सपोज मैं एयर की जगह यहां पर ग्लास कर दूं, एयर की जगह क्या कर दूं? ग्लास, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? vg। तो अब आप लोगों के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल के आएगा? ग्लास का। किसके रेस्पेक्ट में निकल के आएगा? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। और वो वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी? ng। और ng इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? c अपॉन में vg। और अगर सपोज मैं यहां पे ग्लास की जगह क्या कर दूं? वाटर कर दूं, तो फैक्टर वाटर में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? vw। तो फैक्टर के अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहा हूं? वाटर का, पानी का। किसके सापेक्ष निकाल रहा हूं? निर्वात के सापेक्ष। तो ऐसी कंडीशन पे वो मेरे पास कितना जाएगा? nw इक्वल टू कितना हो जाएगा? c अपॉन में vw हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर अपन किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो वो हमेशा किसके सापेक्ष निकालते हैं अपन लोग? निर्वात के सापेक्ष। आई बात समझ में आप लोगों को? और आप इसको ऐसा याद रखो कि आप जिस मीडियम में इंटर करते हो ना, आप जिस मीडियम में इंटर करते हो हमेशा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हो। किसके सापेक्ष? किसके रेस्पेक्ट में? हमेशा ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में। तो आप हमेशा अभी इस सारे केसेस में आप वैक्यूम से किस में इंटर कर रहे हो? एयर में, ग्लास में या फिर वाटर में। तो आप लोग किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हो? हवा का, कांच का, और साथ ही साथ में किसका? पानी का। तो जब भी अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से कंपैरिजन टर्म है। अपन कंपेयर करते हैं कि वैक्यूम में कितना था और जब वो मीडियम में एंटर करा तो कितना हो गया। तो आपस में इनको अपन क्या करेंगे? हमेशा कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके ही अपन लोग वहां पे क्या करेंगे? अपवर्तनांक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे उस मीडियम की, या फिर उस मीडियम में अपन लाइट की स्पीड या इट मींस लाइट की वेलोसिटी क्या कर लेंगे? अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आई बात समझ में? चलो आगे अब देखना। ठीक, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखना अब आप लोग। अब आप सबको पता होता है कि जो C होता है, C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फैक्ट है कि अगर आप वैक्यूम से किसी भी मीडियम में एंटर करोगे तो C ऑलवेज ग्रेटर देन होगा V। अरे बस में तो C ऑलवेज ग्रेटर देन होगा V। तो अगर हमेशा बड़ा नंबर ऊपर है और छोटा नंबर नीचे, तो फैक्ट है कि जो n की वैल्यू आएगी वो आप लोगों के पास क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। आई बात सुन आप लोगों को? तो अपन क्या देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है? आप लोगों के पास 1 होता है। एक से छोटा नहीं हो सकता, चाहे सोच के देख लो। क्या कोई ऐसा मीडियम पॉसिबल है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा हो जाए? ये तो आपको भी पता है कि इससे तेज तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो मैक्सिमम है 3 × 10⁸। तो ऐसी कंडीशन पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी? आप लोगों के पास 1 होगी। आई बात सुनने? आगे बढ़ते हैं अपन लोग, देखना अब आप लोग, ठीक है ना। तो अब किसी भी ऑप्टिकल डेंसिटी को अगर मुझे डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प लूंगा। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास जो फॉर्मूला आया n इक्वल टू वो कितना आया? C अपॉन में V आया। और इसी से रिलेटेड मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? NA, ठीक है ना। NA को क्या लिख सकता हूं? C अपॉन में VA। NG को क्या लिख सकता हूं? C अपॉन में VG। NW को क्या लिख सकता हूं? C अपॉन में VW लिख सकता हूं। अभी जितनी भी बात करिए ना, मैंने किसका देखना, किसका अपवर्तनांक ज्ञात करा? हवा का। किसके सापेक्ष? वैक्यूम के सापेक्ष, ठीक है ना। मैंने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करा, किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। मैंने ग्लास का करा, किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। वाटर का करा, किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ना, तो अगर वो लिखे तो बहुत बढ़िया, और नहीं लिख रहा है ना तब भी इसका मतलब वो किसके रेस्पेक्ट में बात करना चाहता है? वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा है। और आप सबको पता होता है कि अगर मैं बात करता हूं एयर में, इन एयर, और आप सबको पता होता है कि एयर में जो स्पीड होती है लाइट की वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है किसके? आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है किसके? C के। अरे बस में, और यही रीजन होता है कि अगर मैं यहाँ पे C पुट करूंगा तो ये हो जाएगा C अपॉन में C। C से C कैंसिल हो गया, NA। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास NA की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है? आप लोगों के पास 1 आती है। ठीक, इसके रियल वैल्यू में लिख देता हूं 1.003 के आसपास होती है।
लेकिन अपन अब इसको इतना ना लेके अपन इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और यही रीजन होता है कि जब अपन फॉर्मूला लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अपवर्तनांक का, अपन लोगों ने क्या लिखा था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और बहुत से क्या करते हैं इसी तरीके से ऑब्लिक एयर। तो चाहे वैक्यूम में बात करो चाहे एयर में बात करो, अप्रोक्स बात एक ही होती है, ठीक। हाँ, लेकिन अगर मैं एक्यूरेटली बात करूं तो एयर थोड़ी डेंसर होती है, किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। लेकिन अपन उसको थोड़ी सी देते हैं नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि जो वैक्यूम में स्पीड है वही की वही स्पीड किसमें, एयर में। और फिर नीचे लिखते हैं अपन लोग स्पीड ऑफ लाइट इन आई नहीं बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, ठीक, अभी डेटा अपन लोगों के पास फिक्स है। अगर मैं बात करता हूं ग्लास के लिए, तो ग्लास के लिए वैल्यू होती है अपन लोगों के पास 1.5, इट मींस अप्रोक्सीमेटली 3/2, ठीक। इसी तरीके से अपन लोग अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में, अब या तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं या फिर एयर के रेस्पेक्ट में, बात एक ही है। यहां पर भी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में या फिर एयर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और वो वैल्यू आप लोगों के पास होती है 4/3, इट मींस 1.33। तो आप किसी भी कंडीशन में देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक की वैल्यू है, वो हमेशा आप लोगों के पास क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, एक तरीके से अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब देखो ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो मैं बिना किसी टेंशन के बोल सकता हूं इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इट मींस इसका ना तो कोई आप लोगों के पास क्या होगा, विमा होगी, और ना इसका कोई आप लोगों के पास मात्रक होगा। सेकंड, ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या अपन लोगों के पास एक तरीके से ये स्केलर क्वांटिटी आप लोगों के पास। आई बात समझ में आप लोगों को। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों के पास क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके का कंपैरिजन होता है कि वैक्यूम में कितना स्पीड था, ठीक, और मीडियम में एंटर करने के बाद उसका स्पीड क्या हो गया। तो दोनों का जो कंपैरिजन होता है वो कंपैरिजन ही किसको डिफाइन करता है, एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेके अपन इसको डिफाइन करते हैं, देखना अब आप लोग यहीं के यहीं डिफाइन करते हैं, अपन ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। तो देखना आप लोग, आपको पता है कि सपोज अगर मैं बात करता हूं ग्लास के लिए, ठीक है ना, तो Ng इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, C अपॉन में Vg हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब Ng की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 1.5, तो 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C अपॉन में Vg। तो ऐसी कंडीशन पे Vg की वैल्यू आप लोगों के पास निकल के जाएगी C अपॉन में 1.5। इट मींस अब आप खुद देख लो कि ग्लास में, ठीक है ना, कांच में जो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है, वो निर्वात से कितना कम हो जाएगी, 1.5 टाइम्स की हो जाएगी आप लोगों के पास, कम हो जाएगी। इट मींस इतने टाइम्स की हो जाएगी आप लोगों के पास। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जो वैक्यूम में जो स्पीड थी उससे 1.5 टाइम्स आप लोगों के पास, जैसे वो ग्लास में उस कांच माध्यम में क्या करेगी, प्रवेश करेगी, उसकी वैल्यू इतने टाइम्स की हो जाएगी आप लोगों के पास, कम हो जाएगी। आई बात में। इसकी जगह मैं कुछ भी लेता हूं, जैसे मान लो कि कोई भी मेरे पास ऐसा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, जैसे मैं डायमंड का लेता हूं, डायमंड का भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर एयर, वो आप लोगों के पास कितना जाएगा, C अपॉन में V डायमंड। तो आप ये वैल्यू होती है आप लोगों के पास 2.42 होती है। तो अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2.42 दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन पे C अपॉन में कितना जाएगा, VD, देन VD इक्वल टू कितना जाएगा, C अपॉन में 2.42, मतलब इतने टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही लाइट एयर से या फिर वैक्यूम से किसमें एंटर करेगी, डायमंड में एंटर करेगी। आएंगे ये बात समझ में आप लोगों को। देखो इसको एक बार, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो जब भी अपन लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो हमेशा किससे कंपेयर करेंगे अपन लोग, अपन कंपेयर करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर अपन बात करेंगे इन एयर। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो यहां पर अगर वो बोले कि नहीं नहीं मेरे को वैक्यूम से कंपेयर ही नहीं करना है, ठीक है ना, मेरे को किसी और मीडियम से क्या करना है, कंपेयर करना है। इसको इस तरीके से समझो, अपन लोग जैसे कि एग्जाम देते हैं, अपनी क्लास में अपन आते हैं, अपन एग्जाम देते हैं, ठीक। अपन जो भी परसेंटेज निकालते हैं, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट है तो 50 के 50 स्टूडेंट के अपन जो परसेंटेज निकालते हैं, उस परसेंटेज को अपन किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, हमेशा 100% के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। निकालते हैं कि भाई तेरे 100 के रेस्पेक्ट में तेरी 90 बनी, तेरी 98 बनी, तेरी 50 बनी, तेरी 36 बनी, उससे अपन डिफाइन करते हैं कि नहीं करते। और वही चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब जिस बच्चे की 99% बनी तो फैक्टर वो उतना ही ज्यादा क्या है, इफेक्टिवली वर्क करेगा,
ठीक है ना, क्योंकि 100 के बिल्कुल पास आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, अब किसी की 36 ही बनी तो अपन उसको दूसरी नजर से देखना स्टार्ट कर देते हैं। एज इट इज यहां पर भी ये होता है कि जो भी, क्योंकि देखो वैक्यूम सबसे रेयर मीडियम है, ठीक है ना, ऑप्टिकली रेयर, सबसे विरल माध्यम है अपन लोगों के पास क्या, वैक्यूम, निर्वात। अब उसके रेस्पेक्ट में आप जैसे जैसे मीडियम रखते जाओगे, जैसे मैंने एयर रखा, थोड़ा सा ज्यादा डेंस हुआ, थोड़ा सा ज्यादा सघन हुआ, फिर एयर को हटा के मैंने वहां पे क्या रखा, वाटर रखा, तो थोड़ा सा ज्यादा और सघन हुआ, किसके तुलना में, किसके, एयर से अगर मैं तुलना करूं तो थोड़ा सा सघन हो गया कि नहीं हो गया। फिर मैंने वहां से वाटर को हटा के फिर ग्लास रख दिया तो और ज्यादा सघन हो गया, देख लो आप लोग, ये 1.33 है जबकि ये 1.5 है। फिर मैंने ग्लास को हटा के क्या रख दिया, डायमंड रख दिया तो 2.42 हो गया, मतलब ये और ज्यादा डेंसर हो गया। तो एज इट इज यहां पर भी यही बात है। लेकिन अगर मुझे बात करनी कि नहीं मुझे वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है, सपोज मुझे पता करना है कि जो ग्लास है वो वाटर के रेस्पेक्ट में कितना सघन है या कितना विरल है, या फिर जो वाटर है वो डायमंड की तुलना में कितना विरल है या कितना सघन है, तो मेरे को आपस में इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल लो, जैसे कि एक बच्चे की 90% बनी, एक बच्चे की 80% बनी। अभी 90 किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में, और ये 80 किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, दोनों को कंपेयर करना है, तो मैं यही तो बोलूंगा कि इस बच्चे की परसेंटेज इसकी तुलना में 10% ज्यादा है, या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि इस बच्चे की परसेंटेज इस बच्चे की तुलना में, ठीक है, इस स्टूडेंट के कंपैरिजन में 10% कम है। तो मैंने आपस में दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, अब मेरे को 100% से कोई मतलब नहीं है। तो देखना अब आप लोग, तो ऐसी कंडीशन पे जब अपन दो मीडियम को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे उसको अपन डिफाइन करते हैं रिलेटिव, उसको अपन डिफाइन करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली टर्म से। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, अब आपको ध्यान से देखना है इस चीज को। रिलेटिव मतलब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, ठीक, जैसे आप देखिए अपन रिलेटिव डेंसिटी निकालते थे, ठीक है, सापेक्ष घनत्व निकालते थे, तो किसी भी माध्यम को अपन किसी भी माध्यम के जो घनत्व होता था उसको अपन कंपेयर करते थे, किससे, पानी के घनत्व से कंपेयर करते थे कि नहीं करते थे, तभी तो रिलेटिव डेंसिटी निकल के आती थी कि नहीं आती थी अपन लोगों के पास। तो एज इट इज, अब सपोज मेरे पास दो मीडियम है, अलग अलग दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, और हमेशा याद रखना कि दोनों मीडियम जिस लाइन के थ्रू, फैक्ट है दोनों मीडियम अगर अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं तो जिस लाइन के थ्रू वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेस, इट मींस अंतरापृष्ठ बोलते हैं। ठीक, मेरे पास एक तरफ मीडियम 1 है, एक तरफ मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक n1 है, इसका n2 है। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब मैं किसके सापेक्ष बात कर रहा हूँ, इस वाले मीडियम की बात कर रहा हूँ वैक्यूम के सापेक्ष, इस वाले मीडियम की बात कर रहा हूँ वैक्यूम के सापेक्ष, ठीक है ना, वैक्यूम के से कंपेयर कर रहा हूं मैं। ठीक, यहां पर इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं v1, यहां पर इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं v2, यहां पर इसकी वेवलेंथ ले लेते हैं λ1, यहां पर इसकी वेवलेंथ ले लेते हैं λ2, यहां पर जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं न्यू, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होगी, न्यू, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है आप लोगों के पास, ठीक है ना, अपन लोगों के पास जो फ्रीक्वेंसी होती है ये ओनली डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स। जो सोर्स इसको जनरेट कर रहा है केवल उस पे ही डिपेंड करती है। अगर एक सोर्स एक सेकंड में अगर 4 वेव्स निकाल रहा है तो आप उसको किसी भी कहीं पे भी किसी भी मीडियम में जाके रख दो, वो एक सेकंड में कितने निकालेगा, जो उसकी पावर वो पावर तो उतना ही जनरेट करेगा कि नहीं करेगा। अरे बस में तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ओनली ऑन डिपेंड ऑन सोर्स, वो ओनली सोर्स पर डिपेंड करती है। अब लाइट जिस सोर्स से जनरेट होगी, अगर सपोज यहाँ पे लाइट ट्यूबलाइट से जनरेट हो रही है तो इसको आप किसी भी मीडियम में जाके रख दो, अगर ये एक सेकंड में इतनी लाइट रेज निकाल रही है तो किसी भी मीडियम में जाके उतनी की उतनी ही लाइट रेज निकाल रही है। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है आप लोगों की, आई बस में। लेकिन जो आप लोगों के पास वेलोसिटी होती है और साथ में आप लोगों के पास जो वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, जो आप लोगों के पास वेलोसिटी इट मींस स्पीड, अपन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और जो अपन लोगों के पास तरंग दैर्ध्य होती है ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये मीडियम पे क्या करती है, डिपेंड करती है। इट मींस मीडियम चेंज होने के साथ साथ, मीडियम चेंज होने के साथ साथ स्पीड इट मींस चाल और तरंग दैर्ध्य इट मींस वेवलेंथ दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन मीडियम चेंज होने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। सोर्स अगर अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लेकिन अगर मीडियम चेंज करते हैं अपन और सोर्स वही का वही है तो फ्रीक्वेंसी में किसी तरीके का कोई चेंज आप लोगों के पास नहीं आएगा।
आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, अब अपने पास एक लाइट है जो कि सपोज इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है, ठीक है ना, इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है। मीडियम 1 से लाइट किस में आ रही है? मीडियम 2 में आ रही है। इस तरीके से मान लेते कैसे भी आ रही हो अपन को ना, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होना है। अभी मैं बता रहा हूं कि लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है, तो फैक्ट है कि किस मीडियम से आ रही है? इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर कर रही है। तो फैक्ट है कि अपन लोग अब दोनों मीडियम को आपस में कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो लाइट रे इस मीडियम के लिए इससे एंटर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो फैक्ट है कि अब जब लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर करेगी, प्रवेश करेगी, तो मैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा? इस वाले मीडियम का, मीडियम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात करूंगा। किसके सापेक्ष? जिसमें से एंटर कर रही है उसके सापेक्ष। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? अपॉन n1। अरे बात समझ आप लोगों को? इट मींस हमेशा याद रखना कि मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि लाइट रे जिस मीडियम से जिसमें एंटर करेगी अपन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, अपन उसका अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। किसके सापेक्ष? जिसमें से प्रवेश कर रही है, जिसमें से एंटर कर रही है। तो अब लाइट रे इसमें से इसमें एंटर कर रही है, तो मैं जब लाइट रे इसमें से इसमें एंटर करेगी तो मैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा? n2 का। किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा? n1 के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा? n2 अपॉन में n1। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? अब n2 अपॉन में n1 तो ऐसे, लेकिन इसको मैं किस तरीके से लिखता हूं? n2 1 मतलब 2 का, ठीक है ना, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन यहां पे कैलकुलेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं n2 1 इट मींस मीडियम 2 का मीडियम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आई बात समझ में आप लोगों को? और इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं, सपोज लाइट रे इस तरीके से इस मीडियम से इस मीडियम में जाती, इस मीडियम से इस मीडियम में जाती, तो मैं क्या करता? तो अब देखो इससे इसमें एंटर कर रही है, तो जिसमें एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये कितना हो जाता है? n1। और किस में से एंटर कर रही है? n2 में से, अपॉन में n2। तो n1 अपॉन में n2 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाता? n1 2। जिसका ज्ञात करना है वो पहले आएगा और जिसके सापेक्ष बात कर रहे हो वो बाद में आएगा, ठीक है ना। जिसका कैलकुलेट करना है वो पहले आएगा और जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो वो इधर की तरफ आएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो n12 मतलब मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? यहां पर अपन लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? तो जब अपन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं तो अपन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं जिस मीडियम से आप लोग एंटर कर रहे हैं। तो आपने इन दोनों मीडियम को आपस में कंपेयर करा है कि नहीं करा? ठीक, अब आप सबको पता होता है कि n1 को क्या लिख सकता हूं? n1 को लिखूंगा c अपॉन में v1 और n2 को क्या लिखूंगा? n2 को लिखूंगा c अपॉन में v2। आई नहीं बस समझ में आप लोगों को? तो आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। अब अपन इसको लिखते हैं इस तरीके से। तो अब मैं पहले वाले केस में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। पहले वाला केस क्या है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, मतलब लाइट यहां से यहां एंटर कर रही है तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? n2 अपॉन में n1 मतलब 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 का अपवर्तनांक ज्ञात करना है किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। तो ये कितना हो जाएगा? n2 1 इक्वल टू, अब आप सबको पता है n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c अपॉन में v2 और n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c अपॉन में v1। ये c से c कट गया। अब देखो v2 किधर आ जाएगा? नीचे, और v1 किधर चला जाएगा? ऊपर। तो ऐसी कंडीशन पे वैल्यू आपके पास हो जाएगी v1 अपॉन में v2। तो अपन लोगों के पास जो n12 की वैल्यू आई, इट मींस n2 अपॉन में n1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? v1 अपॉन में v2 आई। फिर आप सब जानते हैं, ठीक है ना, वी नो दैट क्या जानते हैं अपन लोग कि जो वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, जो अपने पास स्पीड होती है, ठीक, इट मींस उसका जो वैल्यू होता है वो आप लोगों के पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है कि नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू
वेवलेंथ होता है। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि देखो आपके पास स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब जो लाइट है वो एक तरीके से वेव है, तो डिस्टेंस की जगह लाइट को मैं अब जो डिस्टेंस है वो किसकी टर्म में कैलकुलेट करूंगा, वेवलेंथ की टर्म में, तरंग दैर्घ्य की टर्म में कैलकुलेट करूंगा, और जो टी होगा उसको टाइम पीरियड आवर्त काल की टर्म में। और 1 आवर्त काल क्या होता है आप लोगों के पास, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन में टाइम पीरियड क्या होता है आप लोगों के पास, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन पे v इक्वल टू लैम्बडा, ये 1 अपॉन में t, और 1 अपॉन में t को क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे v इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में आपको? तो ऐसी कंडीशन पे v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्बडा 1 इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन में लैम्बडा 2 इनटू फ्रीक्वेंसी। अब देखो मीडियम एक जो लाइट रे ये तो फिक्स है ना, एक बार जिस सोर्स ने इसको जनरेट कर दिया वो तो इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही, तो फैक्टर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी के साथ कौन चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगी कि नहीं होगी, तरंग दैर्घ्य चेंज होगी कि नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन पे कितना जाएगा, लैम्बडा 1 फ्रीक्वेंसी अपॉन में लैम्बडा 2 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल। तो ऐसी कंडीशन पे n12 इक्वल टू कितना जाएगा, n2 अपॉन में n1 इक्वल टू v1 अपॉन में v2 इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन में लैम्बडा 2। ये अपने पास एक फार्मूला बना। आई बात सुने। और अगर सपोज लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है तो देखना आप लोग, अगर सपोज लाइट 2 से 1 में जा रही है, ठीक, तो अब अपने पास किस तरीके से लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा n1 अपॉन में n2 इक्वल टू क्या लिखूंगा 1 2, ठीक है ना। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, तो ऐसी कंडीशन पे ये मेरे पास कितना हो जाएगा, n1 की वैल्यू कितनी है, c अपॉन में v1 और n2 की c अपॉन में v2। c से c को कैंसिल करो, v1 नीचे आएगा, v2 ऊपर जाएगा, देन v2 अपॉन में v1। तो ऐसी कंडीशन पे n21 इक्वल टू मेरे पास n1 अपॉन में n2 इक्वल टू v2 अपॉन में v1। अब मैं v2 को क्या लिख सकता हूं, वही लैम्बडा 2 इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन में लैम्बडा 1 इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल, तो मेरे पास क्या फार्मूला बना, n1 अपॉन में n2 इक्वल टू v2 अपॉन में v1 इक्वल टू लैम्बडा 2 अपॉन में लैम्बडा 1। आई बस में अभी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा कि अगर रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो हमेशा एक मीडियम के रेस्पेक्ट में अपन दूसरे मीडियम की क्या करेंगे, बात करेंगे। अरे बात समझ में आप लोगों को? ठीक, एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम को से अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सिंपल सा याद रखना है कि लाइट जिस मीडियम में इंटर करती है ना, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं अपन, किसके रेस्पेक्ट में, जिस मीडियम में से आती है। अगर ऊपर कोई सा भी मीडियम है, अगर वो उस मीडियम में चली तो उसके सापेक्ष अपन इस वाले मीडियम का क्या करेंगे, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का करेंगे अपन लोग, कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक, देखना, अगर सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है आप लोगों के पास, इस तरीके से लिखा हुआ है आप लोगों के पास NGA, ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको कैसे लिखोगे, Ng अपॉन में Na लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ठीक, तो Ng को क्या लिख सकते हैं, C अपॉन में Vg अपॉन में C अपॉन में Va। ठीक, अब ये C से C कैंसिल हो गया, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Va अपॉन में Vg। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास क्या फॉर्मूला बना, मेरे पास Ng अपॉन में Na इक्वल टू क्या बना, Va अपॉन में Vg। और ये मेरे पास एक तरीके से क्या गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या गया, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। आई बात समझ में? ठीक, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, देखना आप लोग, मैं इसको लिखता हूं NGW। ठीक, तो अब यहां पे क्या हुआ, अब अपन किसका निकालेंगे, ग्लास का, किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, Ng अपॉन में NW इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, C अपॉन में Vg अपॉन में C अपॉन में VW। C से C को मार दो, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आप लोगों के पास VW अपॉन में कितना हो जाएगा, Vg। ठीक, तो अपन ने यहाँ पे वाटर और ग्लास को आपस में क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पे कहीं तो वैक्यूम आया क्या, नहीं आया। अब जो भी आएगा वो ग्लास और वाटर के रेस्पेक्ट में आएगा अपन लोगों के पास। और यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? देखो इसको एक बार जल्दी से, ठीक है बेटा। अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन अपन लोगों को एक दे रखा है
कि वेलोसिटी या स्पीड इन वाटर, ठीक है, पानी में अपन लोगों को चाल दे रखी कितनी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ग्लास में अपन लोगों को स्पीड दे रखा है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे बात में तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है NW, NG एंड NGW। आई बात में अब आप देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में या फिर एयर के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में या फिर एयर के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में, अपन को ग्लास का अपवर्तनांक, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो ऐसी कंडीशन पर आप देखना, आप सबको पता होता है कि NW, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, NW इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, C अपॉन में VW हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे C की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ और VW की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 2.25 इंटू 10⁸ दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ये कैंसिल हो गया। तो आप लोगों के पास NW इक्वल टू कितना जाएगा 300 अपॉन में 225 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं 25 से करें अपन इसको, तो 25 से करेंगे तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 25 से करेंगे तो 1, ठीक है ना, 2 अपॉन में ये कितनी बार चला जाएगा आप लोगों के पास 225, ठीक, कितना टाइम चला जाएगा आप लोगों के पास, ये 9 टाइम चला जाएगा, ठीक। फिर ये 3 से कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम, और ये 3 टाइम, तो NW इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा 4/3, इट मींस 1.33। आएंगे ये बात समझ में बेटा आपको। इसी तरीके से अगर इसको कैलकुलेट करना है तो NG इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास C अपॉन में VG, तो C का वैल्यू कितना 3 इंटू 10⁸ अपॉन में कितना जाएगा 2 इंटू 10⁸ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो आप लोगों के पास वैल्यू जाएगी 1.5। देखो ये तो अपन पहले लिख के आ चुके हैं, आई बस में, तो ये सारे प्रैक्टिकल डेटा है, ठीक है ना। वैक्यूम में अपन ने स्पीड कैलकुलेट करी, उसी तरीके से अपन ने स्पीड को वाटर में कैलकुलेट करा, उसी तरीके से अपन लोगों ने स्पीड को क्या करा, ग्लास में कैलकुलेट करा, और फिर उनका रेशियो लेके अपन लोगों ने उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। और ये ऑप्टिकल डेंसिटी जिस टर्म में कैलकुलेट करी वो टर्म आप लोगों के पास क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक होता है। आई बात में, अब इसको कैलकुलेट करो आप लोग, ठीक। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं इजीली NGW है ना, तो मेरे को किसका कैलकुलेट करना है, G का, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। अगली बात में अब देखो NG की वैल्यू कितनी है, NG की वैल्यू आप लोगों के पास यहां से देगी 3/2, तो NG की वैल्यू क्या होगी 3/2, और वाटर की वैल्यू कितनी देगी 4/3, तो ये हो गया आप लोगों के पास 4/3। तो देखना ये 2 तो नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो NGW इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, NGW इक्वल टू जाएगा 9 अपॉन में 8 हो जाएगा। आई नहीं आई बस समझ में, ठीक। अब देखो 9 अपॉन में 8 आया ना, आप इसको इससे भी कैलकुलेट करके देखो क्या रियलिटी में ऐसा होता है कि नहीं होता है। NGW कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, NG अपॉन में NW हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वेलोसिटी की टर्म में लिखूंगा तो VW अपॉन में VG हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी। अरे बस में अपवर्तनांक और जो चाल होती है वो एक दूसरे के क्या होती है आप लोगों के पास व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। तो NW की VW की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 2.25 इंटू 10⁸ अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ हो जाएगा, ठीक। ये कैंसिल हो गया दोनों इससे, तो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 225 अपॉन में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 225 तो कितने टाइम जाएगा, 25 से 9 टाइम, और 200 कितने टाइम जाएगा 8 टाइम। ये आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आई नहीं बस में, तो इस तरीके से क्वेश्चंस अपन लोगों के पास बनते हैं। अपन ने इजी से क्वेश्चन करके देखे, अभी अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखना हो आप लोग, ठीक। तो यहां पर मुझे एक बात समझ में आ गई, ठीक। चाहे मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना, चाहे मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, दोनों कंडीशन पे मैं उसको क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। अब आप बहुत ध्यान से देखना, सपोज मेरे पास 2 मीडियम है इस तरीके से, ठीक है ना, ये 2 मीडियम, और ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला इंटरफेस अंतरा पृष्ठ जो 2 माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। जैसे ये एयर है यहाँ पे और ये हैंड है। अब फैक्ट है कि दोनों को हैंड जो मेरा हाथ है एक जगह खत्म हो रहा है और एयर भी एक जगह खत्म हो रही है, तो यहाँ पे एक इंटरफेस बनता है। अरे बस में अब ये जो लाइन बन रही है एक तरीके का इंटरफेस है जो 2 मीडियम को क्या कर रहा है, एक तरीके से सेपरेट कर रहा है। अब मेरे हाथ की जो लाइन है वो दिख रही है, क्यों, क्योंकि विजिबल है, लेकिन एयर तो विजिबल है, तो एयर का जो यहाँ पर इंटरफेस बनेगा, जो लाइन बनेगी वो मुझे नहीं दिखेगी। तो ऐसी कंडीशन पे जो लाइन होती है ना, ये दोनों की जो एंड पॉइंट होता है ना, जो एंड प्लेन होता है, वो होता है एक तरीके से इंटरफेस आप लोगों के पास अंतरापृष्ठ, ठीक। इसको अपन बोलते हैं मीडियम 2, इसको अपन बोलते हैं मीडियम 1।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक n1, इसका n2, यहाँ पे वेलोसिटी v2, यहाँ पे यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, यहाँ पे λ1, यहाँ पे λ2, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी न्यू, क्योंकि आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है। अब ठीक, और अपन लोगों ने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, इस वाली कंडीशन पर अपन लोगों ने देख लिया कि n2 इज ग्रेटर देन हो गया n1, मतलब n2 बड़ा है n1 से। तो फैक्ट है कि नीचे वाला जो मीडियम है वो आप लोगों के पास हो गया डेंसर, और ऊपर वाला मीडियम आप लोगों के पास क्या हो गया, रेयर। अब एक लाइट इस तरीके से आती है, ठीक, ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई कि नहीं हुई। अब जैसे ये इंटरफेस पर गिरती है, इंटरफेस पे गिरते ये सबसे पहले किसको ढूंढेगी, ये सबसे पहले ढूंढेगी नॉर्मल को। किसको ढूंढेगी, ये नॉर्मल को। नॉर्मल मिलते ही अब इसने क्या देखा कि अगर ये इंटरफेस नहीं होता, ठीक, इट मींस अगर ये नीचे वाला मीडियम नहीं होता तो ये वाली रे बिना किसी टेंशन के, बिना डाइवर्ट हुए बिल्कुल सीधे चली जाती कि नहीं चली जाती। लेकिन उसने देखा कि जैसे ये इंटरफेस आया, इस लाइट को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। गड़बड़ होती है, सबसे पहले किसको ढूंढा, नॉर्मल को। नॉर्मल को ढूंढते ही सबसे पहले उसने उसके साथ क्या बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया। अब उसने देखा कि मैं रेयर से किस में जा रही हूं, डेंसर, और फैक्ट है कि जैसे ही लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो किधर की तरफ बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। और यही रीजन है कि जैसे ही रे इधर जाएगी वो किधर की तरफ बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, इधर की तरफ बेंड हो जाएगी। और ये एंगल ये एक तरीके से आर हो जाएगा, और इस रे को आप लोग एक तरीके से क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। और ये जो एंगल बनेगा इसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। एज इट इज अगर यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर एज इट इज अपन बिल्कुल एज इट इज यही लेते हैं सब कुछ, लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा कर देते हैं, n1 ग्रेटर देन कर देते हैं, ठीक है, या फिर n2 लेस देन कर देते हैं n1। बताओ n1 ग्रेटर देन है क्या, n2 से। तो फैक्ट है कि ऊपर वाला मीडियम डेंसर हो गया, सघन हो गया, नीचे वाला मीडियम क्या हो गया मेरे पास, विरल हो गया, रेयर हो गया। तो फैक्ट है लाइट रे इस तरीके से, ठीक, इंसिडेंट रे जैसे इंटरफेस पर आके गिरी, समझ में आ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर ये वाला इंटरफेस नहीं होता तो पूरा मीडियम एक जैसा होता, और पूरा मीडियम एक जैसा होता तो रे बिना डाइवर्ट को सीधे निकल जाती। लेकिन उसने जैसे इंटरफेस को देखा सबसे पहले किसको ढूंढा, नॉर्मल। नॉर्मल के साथ क्या बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। अब उसने देखा कि मेरे को डेंसर से रेयर में जाना है, तो डेंसर से रेयर में जब भी जाते हैं, सघन से विरल में जाते हैं, तो हमेशा नॉर्मल से दूर हटते हैं। इट मींस जो लाइट रे होती है वो बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और लाइट रे इस तरीके से दूर हट जाएगी। और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा आप लोगों के पास, आर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं, और अपन सबको पता है कि अगर ऊपर वाला मीडियम रेयर है, नीचे वाला डेंसर है, तो फैक्ट है कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी v1 और यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, तो मैं बिना किसी टेंशन के लिख सकता हूँ v1 ग्रेटर देन v2। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। जबकि इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में उल्टा हो जाएगा, v2 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, v1। इट मींस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए क्या नोटिस करा, मैं यहाँ पे ये नोटिस कर रहा हूँ कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो ऐसी कंडीशन पे जो रे होती है, जो लाइट रे होती है, जो प्रकाश की किरण होती है, वो किधर की तरफ बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। और अगर सपोज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो फैक्ट है कि जो लाइट रे वो एकदम से वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो हमेशा याद रखना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। और अगर सपोज आप लोगों के पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन पे लाइट नॉर्मल से दूर हट जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, बेंड हो जाएगी। यही तो अपन लोगों के पास रिफ्रैक्शन है, ये तो अपन लोगों के पास रिफ्रैक्शन है कि नहीं। अब आपको ध्यान से देखना, अगर मैं यहीं पर ही अगर मैं बात करता हूं डेविएशन पे, डेविएशन ऑफ लाइट पर, डेविएशन ऑफ लाइट पर, प्रकाश के विचलन पे अगर मैं बात करता हूं, तो देखना लाइट को जाना सीधा था ना, लेकिन इधर चली गई, तो कितना डेविएशन हुआ, कितना विचलन हुआ, यहां से लेकर यहां तक विचलन हुआ कि नहीं हुआ, इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा 1। अब आपको ध्यान से देखना, अगर ये लाइन बिल्कुल सीधे होती, देखना ये लाइन इस तरीके से अगर बिल्कुल सीधी होती, तो अगर ये आई है तो ये भी तो आई होता। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये पूरा एंगल आई है कि नहीं आप लोगों के पास, और अगर ये पूरा एंगल आई है और अगर ये आर है, तो फैक्ट है डेल्टा 1 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी, आई माइनस आर होगी कि नहीं होगी।
आई बस में, और रे नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, इट मींस ब्रैकेट में लिख सकता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विचलन होगा। जबकि यहां देखो, अगर ये वाला एंगल आप लोगों के पास आई है, ठीक, अब रे को जाना तो सीधा था ना, लेकिन चली गई इधर, गई इधर, तो फैक्ट है जो डेविएशन हुआ वो डेविएशन कितना हुआ, डेल्टा 2 हुआ कि नहीं हुआ। और फैक्ट है कि ये वाला जो एंगल है ये आपके पास आई है कि नहीं, ये पूरा तो आर, ये आई, तो जो डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी वो आपके पास आर माइनस आई आएगी नहीं आएगी, और ये जो वैल्यू आएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इस तरीके से डेविएशन, लाइट का विचलन भी यहां पर क्या कर सकता हूं, ज्ञात कर सकता हूं। ठीक, अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे बात करता हूं, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में मेरे पास फर्स्ट पॉइंट तो यही होता है, क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंड रिफ्रैक्टेड रे lying on a same plane, lying on a same plane, मतलब ये एक ही तल में क्या होंगे, स्थित होंगे। अब आप खुद देख लो ना कि आपतित किरण, ठीक है ना, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, तो ये देखो इस तल में आ रहे कि नहीं आ रहे सारे के सारे, ये देखो ये भी इंसिडेंट रे, ये भी रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये एक ही तल में आ रहे कि नहीं आ रहे, इस तरीके से, और इधर हट जाएंगे, या हट जाएंगे और आगे निकल जाएंगे, तो जो भी तल बनेगा वो एक तल बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोगों के पास एक प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे। तो फैक्ट है जो रिफ्लेक्शन में बात थी वही की वही बात अपन ने यहां पे बोली कि तीनों के तीनों, ठीक है ना, चाहे आप लोगों के पास वो इंसिडेंट रे हो, रिफ्रैक्टेड रे हो या फिर नॉर्मल हो, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे क्या करेंगे आप लोगों के पास हमेशा लाई करेंगे। आई पास में यहां पर एक चीज और अपन देखते हैं कि अगर सपोज लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो आप खुद देखो कि आप लोगों के पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस वाले केस में ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आपतन कोण बड़ा होगा किससे, अपवर्तन कोण से। इस वाले में देखो अगर जो लाइट रे वो डेंसर से रेयर में आती है, मतलब विरल सघन से विरल में जा रही है, तो आप खुद देख लो, आप खुद बोलोगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। इट मींस आपतन कोण का मान कम होगा किससे, अपवर्तन कोण से। ये कुछ बेसिक नॉलेज है, ठीक है ना, जो अपन यहीं के यहीं डिस्कस करते हैं। आई बात समझ में, ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, जो सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का उस पर अपन लोग अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। सेकंड जो लॉ है अपन लोगों के पास रिफ्रैक्शन का, उसको अपन एक तरीके से बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं अपन उसको, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना कि सपोज मेरे पास एक पूरा मीडियम है, ठीक, ये मेरे पास मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका n2, यहाँ पे वेलोसिटी v1 मतलब स्पीड v1, v2, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब ये मेरे पास क्या है, कोई भी एक इंटरफेस है, अंतरा पृष्ठ है। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब एक लाइट रे, ठीक है ना, इस तरीके से आई, जैसे आई इसको ढूंढा, नॉर्मल को ढूंढा, ठीक। अब फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ये क्या बना आप लोगों के पास, मैं बोल देता हूं I1 बना। अगर ये वाला इंटरफेस नहीं होता तो रे बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाती, लेकिन किधर की तरफ बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों टुवर्ड्स नॉर्मल, अपन मान लेते हैं कि ऊपर वाला मीडियम रेयर है और नीचे वाला मीडियम डेंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि n2 बड़ा है किससे, n1 से। फिर मैंने कुछ अलग एंगल ले लिया, मान लीजिए इस तरीके से एक अलग एंगल ले लिया, ठीक। यहाँ पे ये मेरे पास कितना बना, I2, जाना सीधा था लेकिन बेंड हो जाएगी इधर, ये एंगल आप लोगों के पास R2 बन जाएगा, ये एंगल आप लोगों के पास R1 बन जाएगा। इसी तरीके से मैं कोई और अलग एंगल ले लेता हूं, ठीक। इस तरीके से ये एंगल बन जाएगा आपके पास I3, ये इंसिडेंट रे, जाना सीधा था लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से इधर बेंड हो जाएगा, ये एंगल बन जाएगा आप लोगों के पास R3। तो अभी तक अपन लोगों ने जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बात कर रहे थे ना, तो आपने वहां पर नोटिस करा था कि आपको अगर I का वैल्यू पता है ना, तो R आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। लेकिन यहां पर अगर मुझे I का वैल्यू पता है ना, तो R का वैल्यू मुझे नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कितना बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, या नॉर्मल से कितना दूर हटेगी, उसका वैल्यू मुझे नहीं पता। मैं यहां पे नहीं बोल सकता कि I इक्वल टू मेरे पास R है। तो फैक्ट है, मुझे यहाँ पर I और R में रिलेशन चाहिए था, जिस तरीके से मेरे को पता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में R जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो कितना बैंड होगी।
तो फैक्ट है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने लेवल पर अलग अलग तरीके से इसको क्या करा, डिफाइन करा। ठीक, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब इसको डिफाइन करना थोड़ा सा इजी हो गया। ठीक है ना, एक साइंटिस्ट थे स्नेल, जिन्होंने इसको डिफाइन करा और उन्होंने डिफाइन इस तरीके से करा कि साइन I1 अपॉन में साइन R1। ठीक है ना, तो एक तरीके से रेशियो हो गया। रेशियो किस किस का हो गया? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अरे बस हम लोग को तो एक तरीके से साइन I1 अपॉन में साइन R1 इक्वल टू हो गया साइन I2 अपॉन में साइन R2 इक्वल टू हो गया साइन I3 अपॉन में साइन R3। और ये सब एक तरीके से सब एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो फैक्ट है, मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं ये भी तो बोल सकता हूं साइन I अपॉन में साइन R इक्वल टू आप लोगों के पास क्या होगा? कांस्टेंट। आई बस में ठीक। अब ये जो कांस्टेंट आप लोगों के पास आया, ये कांस्टेंट जो कांस्टेंट ये वैल्यू आई, ये एक तरीके से कोइंसिडेंसली, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू है, अब आप बहुत ध्यान से देखना, आप किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हो? 1 से जा रहे हो 2 में। किससे जा रहे हो? 1 से जा रहे हो 2 में। तो आप किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करोगे? 2 का। किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। तो ऐसी कंडीशन पे ये कितना हो जाएगा? साइन I अपॉन में साइन R, जो एक तरीके से कांस्टेंट था, वो कोइंसिडेंसली इसकी जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आ गई? n2 1 के इक्वल आ गई। किसके इक्वल आ गई? n2 1 के इक्वल आ गई। इट मींस n2 अपॉन में n1 के इक्वल आ गई। अरे बस में इट मींस अपन ने यहां पे क्या नोटिस करा? यहां पे ये जो n21 है, ये आप लोगों के पास क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अपन लोगों ने क्या देखा कि अब फैक्ट है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर फर्स्ट मीडियम में, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो किस में बनेगा? सेकंड मीडियम में बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऐसी कंडीशन पे अगर आप इस मीडियम से इस मीडियम में आ रहे हो, तो फैक्ट है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ऊपर बनेगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो नीचे बनेगा। तो ऐसी कंडीशन पे इसकी जो वैल्यू अपन लोगों के पास आई वो कितनी आई? अपन लोगों के पास साइन I अपॉन में साइन R, साइन I अपॉन में साइन R का जो रेशियो आया वो इक्वल टू आया किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के अपवर्तनांक के सापेक्ष। आई बात समझ? तो यहां पे अपन ने माध्यम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ऐसी कंडीशन पे जाएगा साइन I अपॉन में साइन R इक्वल टू n21। अगर सपोज लाइट रे इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाती, तो फैक्ट है यहां पर क्या बनता? आपके पास I और यहां पर क्या बनता? R। तो आप अब इस वाले केस में आप क्या लिखते? इस वाले केस में लिखते वही साइन I अपॉन में साइन R। आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करोगे? n1 का। किसके रेस्पेक्ट में? n2 के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा n1 अपॉन में n2 हो जाएगा। तो आपको देखना है कि जब अपन स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे तो आप किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हो। तो जिस मीडियम में जा रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जिस मीडियम से आप आ रहे हो। आई बात समझ में आप लोगों को? और यही अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या है? स्नेल लॉ है। आई नहीं आई बात में? आगे बढ़े अपन थोड़ा सा, देखो इसको थोड़ा अच्छे से अपन इसको कंप्लीट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे मुझे पता लग गया कि जो स्नेल लॉ है उसका वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? साइन I अपॉन में साइन R इक्वल टू n21 इक्वल टू n2 अपॉन में n1 इक्वल टू डायरेक्टली लिख दो v1 अपॉन में v2 इक्वल टू λ1 अपॉन में λ2। और यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है? स्नेल्स लॉ है। आई नहीं बस समझ में आप लोगों को? ठीक। अब अपन नॉर्मली अगर बात करें तो साइन I अपॉन में साइन R इक्वल टू मेरे पास कितना है? n2 अपॉन में n1 है कि नहीं? इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास साइन I के साथ कितना आ गया? n1 इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों के पास? n2 साइन R हो जाएगा। ठीक है ना? इट मींस यही तो हुआ ना। अब n2 अपॉन n1 मतलब ये वाला मीडियम n2 है, ये वाला मीडियम, और यहां पर आप लोगों के पास बना I और यहां पर कहीं पर आप लोगों के पास बना R। तो अपने स्नेल लॉ इससे इसमें जा रहे हो आप लोग, इससे इसमें जा रहे हो, तो साइन I अपॉन में साइन R, तो किसका? n2 अपॉन में n1। तो ऐसी कंडीशन पर आप बहुत ध्यान से देखना, जिसमें I है ना, जिस मीडियम में I है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो। जिस मीडियम में R है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है? यही आप लोगों के पास स्नेल्स
लॉ है। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को बेटा? देखो इसको एक बार जल्दी से,